हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। व्याकरण में जो हम पढ़ रहे हैं वह समास जो है उस समास को पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वह समास प्रकरण में समास का परिचय है, समास के भेद हैं, इसके बाद किस पदों की प्रधानता के आधार पर जो है वह किस समास का क्या लक्षण है, इसकी जो बात है वह हमने पिछली क्लास में की थी। लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके रचयिता वरदराचार्य हैं, वरदराचार्य जो हैं उनके अनुसार समास जो है वह समास पंचधा कह करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि समास जो है वह 5 प्रकार का कहा गया है। केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का भेद जो है वह कर्मधारय, कर्मधारय का भेद जो है वह द्विगु। इसके बाद बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये जो है वह 5 प्रकार के भेद जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कहे गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास जो है वह समास के 4 भेद कहे गए हैं। वहां पर केवल समास को समास के अंतर्गत नहीं गिना गया है, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की थी। इसके बाद प्रारंभ से मैं एक चीज कह रहा हूं कि संधि और समास दोनों चीजों में फर्क क्या है। संधि जो है वह वर्णाश्रित प्रक्रिया है और समास जो है वह पदाश्रित प्रक्रिया है। और कैसे पदों के आश्रित प्रक्रिया है? तो समर्थ जो पद है उन समर्थ पदों के आश्रय से होने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम जो है वह समास है। और इसके लक्षण को जब पढ़ा था हमने तब ये देखा था कि संक्षिप्तीकरण अनेक पदानाम एक पदीकरणम एक पदी भवनम समासः, है ना। जब अनेक पदों का विभक्ति आदि चिन्हों के लोप के द्वारा एक पद मतलब उनका संक्षिप्तीकरण जहां पर किया जाता है वह समास है। समसनम इति समासः, संक्षिप्तीकरणम इति समासः। ये सारी जो चीजें हैं वह समास के लक्षण को या समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने इन सारी चीजों को देखा था। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अव्ययी भाव समास जो है उसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अव्ययी भाव समास जो है वह अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, तो विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि अर्थों 16 अर्थों में जो है वह अव्यय के साथ में 16 अर्थों में सुबंत का जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसके साथ में उसके जो समासांत प्रत्यय वह विधायक सूत्र कौन से, अपवाद सूत्र कौन से हैं, जैसे संख्या वंशेन, नदीभिश्च, समाहारे चायमिष्यते, है ना, आंग मर्यादाभिविन्द्यो। ये ऐसे बहुत से जो सूत्र हैं जिनको हमने पिछली क्लास में देखा था। अब आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें कहा गया है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष समासः। ठीक है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है वह उत्तर पद प्रधान होता है। जिससे पहले हमने केवल समास को पढ़ा है तो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है वह केवल समास है। पूर्व पद जहां पर प्रधान होगा वह अव्ययी भाव समास है। उत्तर पद जहां पर प्रधान है, ये क्वेश्चन है वह निश्चित हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है कि उत्तर पद की जहां पर प्रधानता होती है वह जो समास कहलाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के संयुक्त मेल होने पर जो सामसिक समस्त पद बनेगा उसका लिंग का निर्धारण किस तरह से होगा? तो इसके लिए कहा है परवरलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। क्या कहा है? परवरलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, अर्थात तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास इन दोनों में देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ना, उभय पद प्रधान द्वंद्व, तो और अन्य पद प्रधान बहुब्री। तो द्वंद्व समास जो है उसमें उभय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद प्रधानता के आधार पर जब वह सामसिक समस्त पद बनता है तो समस्त पद का निर्धारण जो है वह उत्तर पद के लिंग के आधार पर उसका लिंग का निर्धारण होता है।
तो जो तत्पुरुष समास की अपन बात यहां कर रहे हैं, द्वंद्व की नहीं करेंगे अभी। तो तत्पुरुष जो समास है उस समास में पूर्व पद उत्तर पद इन दोनों के मेल से जो सामासिक समस्त पद बनेगा, उस पद का निर्धारण जो है वह उन दोनों पद अर्थात उत्तर पद जो है उस उत्तर पद का जो लिंग होगा वही लिंग जो है वह उस समस्त पद का होगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, जैसे राज्ञः पुरुषः। अब यहां पर राज्ञः पुरुषः संयुक्त पद जो बनेगा वह बनेगा राजपुरुषः। क्या बनेगा? राजपुरुषः। अब राजपुरुषः में उत्तर पद क्या है? यहां पर जो समास है वह है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो यहां पर उत्तर पद जो है वह पुरुष शब्द है। पुरुष शब्द कौन से लिंग का है? तो पुरुष शब्द जो है वह पुल्लिंग का है ना, और पुल्लिंग का होता है। तो पुल्लिंग का पुरुष शब्द उत्तर पद जो है वह पुल्लिंग का होने के कारण ये समस्त पद जो है वह भी पुल्लिंग का ही होगा। वह भी कैसा होगा? पुल्लिंग का ही होगा। क्लियर? तो तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस चीज को हमने यहां पर देखा। अब तत्पुरुष जो समास है उसके भेदों की अपन बात करते हैं। देखिए वो उपसर्जन संज्ञा और ये सारी चीजें जिनका पूर्व प्रयोग किस प्रकार से होगा, वो जैसे अपन अव्ययी भाव समास में देख रहे थे वैसे यहां पर भी होगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात जो समास विधायक सूत्र है उस समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है या जो निर्दिष्ट अर्थ है वो उसकी जो है वह उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के आधार पर उसकी जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए अब तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उन भेदों की बात करते हैं। तत्पुरुष जो समास है उसके दो भेद हैं। एक तो है समानाधिकरण तत्पुरुष, एक समास का भेद हो गया उसका नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा जो भेद है इसका वह है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये दोनों कहते किसको हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण तत्पुरुष में यह होता है कि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है ना। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होगा तो वह कहलाता है समानाधिकरण तत्पुरुष। इसकी डेफिनेशन लिख लें कि जहां पर पूर्व पद एवं उत्तर पद में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। और तत्पुरुष समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसका ही अपर नाम जो है वह कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास का जो अपर नाम है वह क्या, समानाधिकरण तत्पुरुष का अपर नाम जो है वह कर्मधारय समास है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वहां पर पूर्व पद जो है उसके साथ भी प्रथमा विभक्ति होती है और उत्तर पद जो है उस उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के साथ में प्रथमा विभक्ति का जहां प्रयोग होता है वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ये कर्मधारय समास की परिभाषा दी है कि तत्पुरुष समास जो है उसमें जहां पर अधिकरणों की जहां समानता होती है ना,
अधिकरण का मतलब होता है जहां विभक्तियों की समानता होती है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। और याद रखना, समानाधिकरण तत्पुरुष का अगर अपर नाम पूछ ले तो वह कर्मधारय समास का ही अपर नाम जो है वह समानाधिकरण, समानाधिकरण का ही अपर नाम जो है वह कर्मधारय, क्योंकि यहां पर कर्मधारय समास में अधिकरणों की अर्थात विभक्तियों की समानता जो है वह पाई जाती है। दूसरा समास, तत्पुरुष समास का जो भेद है उसका नाम है व्यधिकरण तत्पुरुष। क्या नाम है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है वह उसको कहते हैं कि जहां पर पूर्व पद एवं उत्तर पद में विभक्तियां असमान होती हैं, विभक्तियां असमान होती हैं, उसे वहां व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वहां व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा कि उत्तर पद जो है उस उत्तर पद में तो प्रथमा विभक्ति ही होगी, उत्तर पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति ही होगी। लेकिन पूर्व पद जो है उस पूर्व पद में द्वितीया से लगा करके सप्तमी तक विभक्ति कोई भी हो सकती है। क्लियर? प्रथमा विभक्ति जो है वह उत्तर पद के साथ प्रथमा विभक्ति होगी, और पूर्व पद जो है उस पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी तक कोई भी विभक्ति होगी। और पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति के होने पर इस व्यधिकरण तत्पुरुष को विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा गया है। क्लियर? पूर्व पद जो है उस पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग होने पर जो है वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास को विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ठीक है? और इस पूर्व पद में स्थित द्वितीया से सप्तमी विभक्तियों के आधार पर इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है उस व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद जो है वह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वह देखते हैं। एक तो होता है द्वितीया तत्पुरुष समास। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होगा द्वितीया तत्पुरुष समास, स्टोरी जैसे सारा समास याद हो जाना चाहिए। जैसे स्टोरी होती है ना मूवी की, वो कैसी हमें 3 घंटों की मूवी पूरी याद रहती, ऐसे ही समास जो है उस समास के भी एक एक सूत्र और उसके उदाहरण हमें याद हो जाने चाहिए, क्योंकि समास का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, ये जो बात कर रहे हैं वह तत्पुरुष समास के भेदों की बात कर रहे हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। क्लियर? और तत्पुरुष समास के अन्य भेद कौन से हैं? तो इसमें तत्पुरुष समास के और भेद आते हैं, वह आते हैं नया तत्पुरुष समास, इसके बाद भेद आता है अलूक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, मयूर व्यंजकादि समास, तत्पुरुष समास, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास, कु
गति प्रादि तत्पुरुष समास, पुसंज्ञक, गति संज्ञक, प्रादि संज्ञक तत्पुरुष समास। 9वां 10वां 11वां हो गया मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। ये कुछ जो है वह तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की यहां पर हमने बात कर ली। ठीक है, एक उपपद तत्पुरुष समास भी होता है, उसको भी लिख लें, उपपद तत्पुरुष समास। और इन सभी समासों को, तत्पुरुष समास के प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष जो समास है, उस व्यधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर ये विभक्तियों के आधार पर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये भेद, और इसके बाद जो समास के नए तत्पुरुष समास के अन्य जो भेद होते हैं उसकी बात यहां पर हमने कर ली। अब सबसे पहला जो है वह है द्वितीया तत्पुरुष समास। उस द्वितीया तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास जो है, उस समास का विधायक जो सूत्र है वह है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तः पन्ने। इसका जो सूत्र है वह है द्वितीया, हम क्या पढ़ रहे हैं तो द्वितीया तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं, द्वितीया तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। और द्वितीया तत्पुरुष समास का जो विधायक सूत्र है वह है द्वितीया श्रितातीत, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नै, प्राप्तापन्नै। ये द्वितीया तत्पुरुष समास विधायक सूत्र है। और ये द्वितीया तत्पुरुष समास विधायक सूत्र जो है वह क्या कहता है कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत जो शब्द है उसका श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? द्वितीयांत समर्थ सुबंतो पदों का, द्वितीयांत समर्थ सुबंत पदों का द्वितीयांत समर्थ सुबंत पदों का श्रीत, अतीत, श्रीत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? द्वितीयांत जब पद होंगे, द्वितीयांत पद समर्थ पद का जब श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन शब्दों के साथ जो समास होगा वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। सूत्र देख लिया, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तः पन्ने। ये जो सूत्र है वह द्वितीय तत्पुरुष विधायक, द्वितीय तत्पुरुष समास विधायक सूत्र कहा गया है। अब इस सूत्र के जो उदाहरण है उस उदाहरणों की अपन बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके उदाहरण जो हैं वह है कृष्णम श्रितः, कृष्ण अम श्रितसु। अब देखिए यहां पर जो है कृष्णम पद कैसा है, तो कृष्णम पद जो है वह द्वितीयांत है। कैसा है? द्वितीयांत। और द्वितीयांत पद का जब श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, आप, प्राप्त, आपन्न इन शब्दों के साथ जो समास होगा
वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। कृष्णम श्रितः, कृष्ण अम श्रित सु शब्द बनेगा कृष्णश्रितः। कृष्णम आश्रितः, कृष्णम अ कृष्ण अम आश्रित सु कृष्णाश्रितः। रामम श्रितः, राम अम श्रित सु रामश्रितः। रामम आश्रितः, राम अम आश्रित सु रामाश्रितः। कालम अतीतः, काल अम अतीत सु शब्द बनेगा कालातीतः। अब देखिए यहां द्वितीय श्रितातीत है ना, श्रित और अतीत इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहां पर पतित शब्द की बात करते हैं। कूपम पतितः, कूप अम पतित सु, कूप अम पतित सु शब्द बनेगा कूपपतितः। ठीक है, अब यहां पर जो है वह इसका विग्रह देखिए, यहां पर कूपे पतितः, यहां पर कूपे सप्तमी विभक्ति आ गई। सप्तमी विभक्ति आने पर कूपगी पतित सु ये विग्रह हुआ, और यहां पर ये जो शब्द बनेगा वह कूपपतित तो बनेगा, लेकिन इसमें समास कौन सा होगा, वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, है ना। लेकिन जो द्वितीय तत्पुरुष समास तभी होगा जब समर्थ सुबंत जो पद है वह द्वितीयांत होगा। समर्थ सुबंत पद द्वितीयांत होगा और उसका पतित आदि शब्दों के साथ जो समास होगा वह द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब यहां पर कूपे पतित ये सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति का पतित शब्द के साथ में अगर समास हो तो वह द्वितीय तत्पुरुष नहीं होकर के सप्तमी तत्पुरुष होता है। नरकम पतित, नरक अम पतित सु नरक पतितः। ग्रामम गतः, ग्राम अम गतसु ग्राम गतः। नगरम गतः, नगर अम गत सु शब्द बनेगा नगर गतः। अगर आप सूत्र को याद कर लेंगे, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, श्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन्न, है ना, इन शब्दों के योग में पूर्व में अगर द्वितीयांत पद है तो वहां पर जो समास होगा वह द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो कहीं पर भी आपको इन उदाहरणों को याद करने की जरूरत नहीं है। इतने उदाहरणों को आप एक साथ लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह याद करो, इससे अच्छा है कि एक सूत्र याद कर लो, तो वह सूत्र याद कर होते ही वह शब्द जो सूत्र में है और उसके साथ में जो पूर्व पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, यह कार्य करना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रहम गतः, ग्रह अम गतसु शब्द बनेगा ग्रहगत। स्वर्गम गतः, स्वर्ग अम गतसु स्वर्ग शब्द बनेगा स्वर्गगत। शरणम आगतः, शरण अम आगत सु शब्द बनेगा शरणागतः। कूपम अत्यस्त, कूप अम अत्यस्त सु। अब ये अत्यस्त देखिए सूत्र में है ना, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त, अत्यस्त, तो वो अत्यस्त शब्द है। अगले उदाहरण है सुखम प्राप्त, सुख अम प्राप्त सु शब्द बनेगा सुख प्राप्त। जीविकाम प्राप्त, जीविका अम प्राप्त सु शब्द बनेगा जीविका प्राप्त। जीवनम प्राप्त, जीवन अम प्राप्त सु शब्द बनेगा जीवन प्राप्त। संकटम आपन्न, संकट अम आपन्न सु शब्द बनेगा संकटापन्न। दुखम आपन्न, दुख अम आपन्न सु शब्द बनेगा दुखापन्न। क्लियर? ये जो सूत्र है वह द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने है ना, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के जो उदाहरण है उन उदाहरणों की बात हमने की। अब बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष समास की। किसकी बात करते हैं? तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास जो विधायक सूत्र है वह है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये जो सूत्र है वह कहता है कि तृतीयांत समर्थ जो समर्थ सुबंत पद है, तृतीयांत समर्थ सुबंत पद है, उस तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का तत्कृत अर्थेन, अर्थात उस तृतीया के अर्थ में ही, है ना, तृतीया के अर्थ में ही जो संपादित गुणवचन गुणवाचक जो शब्द है
उन गुणवाचक शब्दों की तृतीयांत पद के समर्थ सुबंत के साथ में जो समास होगा वह तृतीया तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? एक बार फिर देखें, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीयांत जो समर्थ सुबंत पद है ना, पूर्व पद जो होगा वह तृतीयांत होगा, तो तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, अर्थात उस तृतीयांत समर्थ सुबंत जो पद है उसके द्वारा ही तृतीया विभक्ति के अर्थ में जो गुणवाचक शब्द हैं उन गुणवाचक शब्दों की उस तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ में जो समास होगा वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अर्थात तृतीयांत जो पद होगा उसका जो संबंध है वह उसका संबंध गुणवाचक पद के साथ में होगा और वह गुणवाचक जो शब्द है वह उसके द्वारा अर्थात तृतीयांत जो पद होगा उसके द्वारा ही संपादित किया हुआ होगा, यानी उसका उससे संबंध होगा। जैसे शंकुलया खंडः, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, शंकुलया खंडः शब्द बनेगा शंकुला खंडः। शब्द क्या बनेगा? शंकुला खंडः। अब यहां पर देखिए शंकुलया खंडः अर्थात सरोत के द्वारा खंड टुकड़ा किया गया है ना, तो ये तृतीयांत पद है और उस तृतीयांत पद के द्वारा संपादित जो गुणवाचक शब्द है वह क्या है? खंड। अर्थात शंकुलया अर्थात सरोता कोई हथियार कर सकते हैं या कोई औजार जिसके द्वारा टुकड़ा किया गया, ठीक है। तो शंकुलया खंडः सरोते के द्वारा टुकड़ा किया गया है, तो इस तृतीयांत जो पद है उस तृतीयांत पद के द्वारा जो संपादित गुणवाचक है ना, जो संपादित गुणवाचक शब्द हैं उनके साथ में जो समास होगा वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन यह समास तृतीया तत्पुरुष समास विधायक है और उसका प्रसिद्ध उदाहरण जो है वह शंकुला खंडः। क्या है? शंकुला खंडः। चलिए इसके और उदाहरण अपन देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है शंकुलया खंडः शंकुला टा खंड सु, समस्त पद बनेगा शंकुला खंडः। किरीना काणः किरी टा काणसु। अब देखिए यहां पर किरीना ये तृतीयांत समर्थ सुबंत पद है। किरीना का मतलब होता है किसी नेत्र की कोई बीमारी है, रोग, उस रोग के कारण जो व्यक्ति है वह काणा हो गया है, मतलब उसकी रोशनी चली गई है। तो किरीना काणः, तो ये तृतीयांत समर्थ सुबंत पद है, उसके द्वारा संपादित जो गुणवाचक शब्द है वह क्या हो गया? काण हो गया। तो इसका किरीना शब्द का काण के साथ में जो समास होगा वह तृतीया तत्पुरुष समास होगा। किरीटा काणसु शब्द बनता है किरी काण। शलाकया काणः शलाका टा काणसु शब्द बनेगा शलाका काणः। फिर बनेगा शलाकया बधिरः शब्द बनेगा शलाका टा बधिर सु, समस्त पद बनेगा शलाका बधिरः। खड्गेन खंडः, खड्गेन माने तलवार के द्वारा टुकड़ा किया गया। अब यह तृतीय विभक्ति तृतीयांत समर्थ सुबंत के द्वारा संपादित जो कार्य है गुणवाचक शब्द खंड हो गया, तो खड्ग टा खंडसु शब्द बनता है खड्ग खंडः। अगला उदाहरण है खड्गेन खंडः, हो चुका है। शकटेन पंगु शकट टा पंगु सु शब्द बनेगा शकट पंगु। दंडेन खंडः दंड टा खंडसु शब्द बनेगा दंडक खंडः। बाणेन वेदः, है ना, किसके द्वारा वेद किया गया है? तो वह बाण के द्वारा किया गया है, तो बाण टा वेदसु, ये कौन से समस्त पद बनेगा? बाण वेद। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र के उदाहरण हम देख रहे हैं। भस्मना श्वेतः, श्वेतः श्वेतिमा सफेद कलर को प्राप्त हुआ है, किसके कारण? तो भस्मना अर्थात भस्म के कारण वह श्वेतता को प्राप्त हुआ है। तो ये जो है वह तृतीयांत पद है, तृतीयांत पद के द्वारा जो गुणवाचक शब्द है वह है श्वेत, तो इसका जो समास होगा तृतीया के अर्थ में वह होगा तृतीया तत्पुरुष समास होगा। भस्मनः टा श्वेतसु शब्द बनता है भस्म श्वेतः।
अगला है धान्येन अर्थः, धान्यटा अर्थ सु शब्द बनेगा धन्यार्थः। पुण्येन अर्थः, पुण्यटा अर्थ सु शब्द बनेगा पुण्यार्थः। पठनेन अर्थः, पठनटा अर्थ सु शब्द बनेगा पठनार्थः। दानेन अर्थः, दानटा अर्थ सु शब्द बनेगा दानार्थः। ठीक है। तृतीया तत्कृतार्थीन गुणवचनेन, ये सूत्र को देखा, ये सूत्र ये कहता है कि जब तृतीयांत समर्थ सुबंत पद होगा, उस तृतीया समर्थ सुबंत पद का गुणवाचक उस तृतीयांत पद के द्वारा ही संपादित जो गुणवाचक शब्द है उनके साथ में जो समास होगा वह तृतीया समास, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। और जो तृतीयांत पद है उसका अर्थ शब्द के साथ में जो समास होगा वह भी जो समास होगा वह तृतीय तत्पुरुष समास ही होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तृतीय तत्पुरुष समास जो है वह तृतीय तत्पुरुष समास एक तो दो जगह पे होगा। एक तो होगा वह होगा कि उस तृतीयांत समर्थ सुबंत पद के द्वारा जो संपादित गुणवाचक शब्द है उसके साथ में होगा, और तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का अर्थ शब्द के साथ, है ना, जो समास होगा वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो ये इस प्रकार से हमने दो जो प्रकार से जो तृतीय तत्पुरुष समास है उसका विधान किस प्रकार से, दो प्रकार से होता है, उसकी बात हमने यहां पर की। तृतीय विभक्ति जो है उस तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र जो है उसमें और सूत्र भी हैं। अब उस अगले सूत्र की बात करते हैं। तो अगला सूत्र कहा गया है तृतीय तत्पुरुष समास में पूर्व सदृश, पूर्व सदृश कलह, पूर्व सदृश समोनार्थ, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह, कलह निपुण मिश्रश, पूर्व सदृश समोनार्थक कलह निपुण मिश्रश लक्षणे। ये जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि तृतीयांत समर्थ सुबंत जो पद है उन तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का पूर्व सदृश सम उनार्थक शब्द कलह निपुण मिश्र और श्लक्षण, इन शब्दों के साथ में जो समास होता है वह तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का, तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का पूर्व सदृश सम उनार्थक, उनार्थक का मतलब होता है कम, है ना, तो ऊन अर्थात वो कम के अर्थ वाले जितने शब्द हैं उनार्थक कलह निपुण मिश्र और श्लक्षण, शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तृतीय तत्पुरुष समास होता है। क्लियर हो गया। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रश लक्षणे, ये शब्द जो है, ये जो सूत्र है वह कहता है कि तृतीयांत समर्थ सुबंत पद का पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मिश्र और लक्षण, इन शब्दों के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो मासेन पूर्वः, है ना, मासटा पूर्वसु शब्द बनता है मास पूर्व। मात्रा सदृश, ये देखिए वो सारे वो शब्द सारे आएंगे पूर्व सदृश सम उनार्थक सब, है ना,
मात्रा सदृश, मातृटा सदृश सु शब्द बनेगा मातृ सदृश। पित्रा सदृश, पितृटा सदृश सु शब्द बनेगा पितृ सदृश। अगला शब्द है माशेण ऊनम, माशटा ऊनसु शब्द बनेगा माशोणम। अगला है पादेन ऊनम, पादटा ऊनसु शब्द बनेगा पादोनम। माशेन विकलम, माशटा विकल सु शब्द बनेगा माश विकलम। वाचाह कलह, वाचटा कलह सु शब्द बनेगा वाक कलह। वाचा निपुण शब्द बनेगा वाचटा निपुण सु वांग निपुण। आचारेण निपुण, आचारटा निपुण सु। देखिए ये शब्द जो है वह पूर्व, सदृश, सम, उनार्थक, निपुण, मिश्र, लक्षण, ये शब्द उत्तर में हो और पूर्व पद में कोई भी हो और वह तृतीयांत पद हो, तब वहां पर जो है वह तृतीय तत्पुरुष समास इस सूत्र के द्वारा होता है। यह शब्द हो गया आचार निपुण। गूढ़ेन मिश्र, गूढ़टा मिश्र सु शब्द बनेगा गूढ़ मिश्र। आचारेण श्लक्षण, आचारटा श्लक्षण सु शब्द बनेगा आचार श्लक्षण। ये उदाहरण जो है वह हमने पूर्व, सदृश, समोनार्थक, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण, ये जो सूत्र है इसके उदाहरण दिखे। अब अगला जो तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण सूत्र एक और मिलता है, कर्तरी करणे कृता बहुलम। कर्तरी करणे कृता बहुलम, ये जो सूत्र है वह भी तृतीय तत्पुरुष समास को ही करता है। क्या करता है? तृतीय तत्पुरुष समास को करता है। यह सूत्र जो है वह कहता है कि जहां पर कर्ता और करण, कर्ता और करण जो है वह तृतीय विभक्ति में हो, जहां पर कर्ता और करण जो है वह तृतीय विभक्ति में हो और उस कर्ता और करण के तृतीय विभक्ति में होने पर कृदंत प्रत्यय से निर्मित कोई शब्द का योग साथ में हो, है ना, तो वहां पर जो समास होगा वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तृतीय, इसका अर्थ लिखें, कर्ता एवं करण कारक के तृतीयांत में होने पर जब कृदंत प्रत्यय से निर्मित शब्दों के योग होने पर, कृदंत प्रत्यय से निर्मित शब्दों के योग होने पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। कर्तरी करणे कृता बहुलम, यह सूत्र कहता है कि जब कर्ता और करण कारक जो है वह तृतीयांत में होने पर, जब कृदंत प्रत्यय जो है वह कृदंत प्रत्ययों से निर्मित शब्दों के योग होने पर, जो तृतीय होने पर जो समास होगा वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। कर्ता और करण कारक जो है वह तृतीय में कब होते हैं? जब ये अनुक्त होते हैं। कैसे होंगे? अनुक्त होंगे। जब हमने कारक को पढ़ा था तब उक्त और अनुक्त की बात वहां पर की थी। तो जहां पर ये अनुक्त होंगे, कर्ता और करण जब अनुक्त होंगे तब तृतीय विभक्ति में होंगे, और ऐसे कर्ता और करण के अनुक्त होने पर तो तृतीय विभक्ति में हो जाने पर तो कृदंत प्रत्यय जो है उन कृदंत प्रत्ययों के योग होने पर जो समास होगा वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि हरिणा त्रातः। अब यहां पर जो हरि है उस हरि कर्ता है, कर्ता कौन सी विभक्ति में है? तृतीय विभक्ति में है। तृतीय विभक्ति में कर्ता के होने पर साथ में कृदंत प्रत्यय के द्वारा शब्द जो निर्मित है ना, उस तरह कृदंत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्द के साथ में होने पर यहां पर जो समास होगा वह कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। हरिटा त्रातसु शब्द बनेगा हरित्रात।
गुरुणा पालितः, गुरुटा पालितसु शब्द बनेगा गुरुपालितः। अहीना हत, अहीटा हतसु शब्द बनेगा अहीहतः। नखे भिन्नः, नख भीस भिन्नसु शब्द बनेगा नख भिन्नः। परशुना छिन्नः, परशुटा छिन्नसु शब्द बनेगा परशु छिन्नः। अब ये बताइए, ये तो मैंने कर्ता का उदाहरण बताया। अब जैसे यहां परशुना छिन्न, अब यहां पर जो है कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्द है। अब यहां परशुना, ये किसका उदाहरण है, कर्ता का है या करण का है? तो ये जो है वह करण का उदाहरण है ना, क्योंकि इसके द्वारा, परशु के द्वारा छिन्न, छेदन की जो क्रिया है वह हो रही है। तो जो कार्य के संपन्न होने में जो सहायक है वह करण कहलाता है। नखे भिन्न है ना, नाखून के द्वारा जो भिन्न हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये भी करण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, नखे भिन्न जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसका समास विधायक सूत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए। कर्तरी करणे कृता बहुलम, ये इसका समास विधायक सूत्र है। तेन कृत तत् ता कृतसु शब्द बनेगा तत्कृतम। देवेन त्रातः, देवटा त्रातसु शब्द बनेगा देवत्रात। परे वृतः, परभीस वृतसु शब्द बनेगा परवृतः। प्रज्ञाहीनः, प्रज्ञाटाहीनसु शब्द बनेगा प्रज्ञाहीनः। देवेन पालितः, देवटा पालितसु शब्द बनेगा देवपालितः। कविना रचितम, कविना रचितम शब्द बनेगा कविटा रचितसु शब्द बनेगा कवि रचितम। ये जो है वह कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, इस सूत्र के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हमने देखा, और किस प्रकार से उसमें समास तृतीय तत्पुरुष समास होगा वह भी देखा, कि जहां पर कर्ता या करण जो है वह तृतीया में होंगे, कर्ता और करण जो है वह तृतीया में होंगे, और त प्रत्यय के कृदंत प्रत्यय जो हैं उन कृदंत प्रत्ययों से निर्मित शब्द जो है वह साथ में होंगे। तो ऐसे होने पर जो समास होगा वह कर्तरी करणे कृता बहुलम, इस सूत्र के द्वारा वहां पर समास तृतीया तत्पुरुष समास होगा। अगला समास, अब चतुर्थी तत्पुरुष की बात करते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है वह उसका समास विधायक सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितै। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितै, ये सूत्र जो है वह चतुर्थी तत्पुरुष समास को करने वाला सूत्र है। चतुर्थी तत्पुरुष समास को करने वाला सूत्र कौन सा है? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते। अब ये सूत्र जो है उसका लक्षण, उसका अर्थ हो यह होता है कि चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का, चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का तदर्थवाचक पद, तदर्थवाचक पदों अर्थ, बलि, हित, हित, सुख एवं रक्षित पदों के साथ, रक्षित पदों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, ये सूत्र कहता है कि जब चतुर्थ्यंत पद हो, उस चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक पदों के साथ में अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित पदों के साथ में जब समास होगा तो वह समास जो है वह चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहां पर जो तदर्थ पद है
उस तदर्थ पद को स्पष्ट करते हुए इसकी वृत्ति में कहा है तदर्थहीन प्रकृति विकृति भाव, तदर्थहीन प्रकृति विकृति भाव इव इष्ट। ठीक है, तदर्थ जो पद है इसमें ये चतुर्थी तदर्थ, इस तदर्थ शब्द से प्रकृति विकृति भाव जो है वह प्रकृति विकृति भाव ही यहां पर लिया गया है। जैसे कि यूपाय दारू है ना, यूपाय दारू, अर्थात तदर्थवाचक पद जो है वह तदर्थवाचक पद वही तदर्थवाचक पद जो है उनका यहां ग्रहण करना चाहिए जिनका जो संबंध है वह प्रकृति विकृति भाव संबंध हो। जैसे यूपाय दारू, प्रकृति और विकृति का अर्थ यह होता है प्रकृति अर्थात जो जननी है वह कहलाती है वह प्रकृति, उससे उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है वह कहलाती है विकृति। जैसे हम जो है हमारी माता से उत्पन्न हुए हैं तो हमारी माता जो हमें जन्म देती है वह हो गई प्रकृति और हम जो है वह विकृति हो गए। जैसे घड़ा है, घड़ा किससे बनता है तो घड़ा जो है वह मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी जो है वह क्या हो गई प्रकृति हो गई और जो घड़ा है वह क्या हो गया विकृति हो गई। जैसे ये एक पेन है, पेन जो है किससे बनता है प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला पेन, तो प्लास्टिक जो है वह प्रकृति हो गई, पेन है वह विकृति हो गई। क्लियर। कान के आभूषण, जैसे अपन सोने के आभूषण पर पहनते हैं, सोने के आभूषण, आभूषण किससे बने सोने से, है ना, तो उस आभूषणों का निर्माण किससे हुआ है सोने से, तो सोना है वह क्या हो गया प्रकृति हो गई और उसका जो आभूषण जैसे कान का बना या नाक का बना तो वह हो गई विकृति हो गई। क्लियर। तो ऐसा प्रकृति विकृति भाव संबंध के आधार पर जहां पर दो पदों का संबंध दिखता है वहां पर जो है वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर। तो इसका अर्थ यह होगा कि चतुर्थी समर्थ पद जो है उनका तदर्थवाचक का अर्थ है जिनका प्रकृति विकृति भाव संबंध है। ऐसे पदों का के साथ में चतुर्थी पद का संबंध होने पर अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन पदों के साथ में ये चतुर्थ समर्थ सुबंध पद का जब भी योग होगा तब वहां पर जो समास होगा वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यहां पर ये याद रखना तदर्थ पद से क्या लिया गया है तो प्रकृति विकृति भाव लिया गया है। ठीक है, इसके उदाहरण अपन देखते हैं। यूपाय दारू, यूपाय दारू का मतलब क्या होता है? दारू का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी किसके लिए लकड़ी? तो यूपाय अर्थात यज्ञ का जो स्तंभ है उसको कहते हैं यूप। क्या कहते हैं? यज्ञ का जो स्तंभ होता है वह कहलाता है यूप। तो कहा गया है कि ये जो लकड़ी है वह यज्ञ के स्तंभ के लिए है। तो दारू तो हो गई, वह क्या हो गई? प्रकृति हो गई, और यूपाय जो हो गया वह क्या हो गया? विकृति हो गई। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये तदर्थ के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तदर्थवाचक शब्दों के उदाहरण है ये। ठीक है, यूप गे दारुसु शब्द बनेगा यूप दारू। कुंडलाय स्वर्णम, जो स्वर्ण है वह किसके लिए है? कुंडलाय, कान के कुंडल बनाने के लिए। कुंडल गे स्वर्ण सु शब्द बनेगा कुंडल स्वर्णम। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये भी तदर्थवाचक शब्दों के उदाहरण है ना। तदर्थ का मतलब है प्रकृति विकृति भाव संबंध जहां पर है, तो यहां पर प्रकृति विकृति भाव संबंध है। प्रकृति क्या हो गई? तो स्वर्ण जो है वह प्रकृति हो गई। विकृति क्या हो गई? तो कुंडल जो है वह विकृति हो गई। क्लियर। कंकणाय स्वर्णम, ठीक है, हाथ के कड़े बनाने के लिए स्वर्ण है, तो कंकण गे स्वर्ण सु कंकण स्वर्णम। भूतेभ्य बलि, भूतभ्यस बलि सु शब्द है भूत बलि। गोभ्य हितम, गोभ्यस हित सु शब्द बनेगा गोहितम। गोभ्य सुखम, गोभ्यस सुख सु शब्द बनेगा गोसुखम। गोभ्य रक्षितम, गोभ्यस रक्षित सु शब्द बनेगा गोरक्षितम। ठीक है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते, ये शब्द अंतिम रक्षित जो है वह यहां पर आ गया। तो इस प्रकार से जब चतुर्थी समर्थ सुबंत पद का तदर्थवाचक, अर्थवाचक, इसके बाद चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित,
इन शब्दों के साथ जब भी मेल होगा तब वहां पर जो समास होगा वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब एक जो वार्तिक है वह वार्तिक को पढ़ते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में ही ये वार्तिक आता है और वह परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है ना। अर्थेन नित्य समासो, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता, विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थेन नित्य समासो विशेष्यता, विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम, अर्थात चतुर्थी समर्थ सुबंत शब्द जो है उसका योग अगर अर्थ शब्द के साथ में हो रहा है तो चतुर्थी समर्थ सुबंत का शब्द का योग जब अर्थ शब्द के साथ हो रहा है तो वहां पर नित्य समास होगा, है ना। विकल्प के साथ समास नहीं होगा अपितु नित्य समास होगा और उसका लिंग का निर्धारण जो है वह विशेष्य के आधार पर उसके लिंग का निर्धारण होगा। क्लियर। अर्थ सब चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत पद का अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास होगा और उस सामासिक पद के लिंग का निर्धारण विशेष्य पद के आधार पर होगा। ये वार्तिक इसका अर्थ कहता है। जैसे कि इसके उदाहरण है, इसका विग्रह है द्विजाय अयम, द्विजाय अयम इति लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह है द्विगे अर्थ सु। द्विजाय अयम द्विजगे, है ना। द्विजगे अर्थ सु। अब यहां पर जो है वह इसका समस्त पद बनेगा, वह बनेगा द्विजार्थ सुप। क्या बनेगा? द्विजार्थ सुप। ठीक है। अगला उदाहरण है द्विजाय यम, द्विजाय यम द्विजगे अर्थ सु। द्विजगे अर्थ सु, यहां समस्त पद बनेगा, वह बनेगा द्विजार्था, द्विजार्था यवागु। क्या बनेगा? द्विजार्था यवागु। एक बार इसके उदाहरण समस्त देख ले, फिर इसमें क्या फर्क है उसको मैं समझा दूंगा। द्विजाय इदम, द्विज गे अर्थ सु, शब्द बनेगा द्विजार्थम पयः। ठीक है। अब देखिए अर्थेन नित्य समास हो, जब चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत पद का अर्थ शब्द के साथ में समास होगा तो वह नित्य समास होगा। तो यहां पर द्विजाय जो पद है वह चतुर्थ्यंत है, चतुर्थ्यंत पद का अर्थ शब्द के साथ में समास हो रहा है तो यह नित्य समास होगा। कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब यहां पर विशेषता के अनुसार जो है ये, है ना, इस विशेष के अनुसार जो है वह यहां पर जो ये सर्वनाम शब्द है उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे सुप जो शब्द है वह कौन से सुप जो है वह कौन से शब्द का, कौन से लिंग का है? पुरलिंग। तो यहां पर जो अव्यय है इसका विग्रह में अव्यय जो होगा वह द्विजाय अयम होगा। यहां पर है यवागु, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द होने पर यह शब्द बनेगा, इसका जो विच्छेद विग्रह होगा वह बनेगा द्विजाय इयम। पयः पयसी पयांसी, पय शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहां पर यह शब्द सर्वनाम शब्द आएगा द्विजाय इदम। ठीक है। इसलिए याद रखना द्विजार्थः शब्द द्विजार्था और द्विजार्थम। अगर आपको पूछ ले द्विजार्था इत्यत्र पदस्य
समास विग्रह, लौकिक विग्रह भविष्यति, ये प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि द्विजार्था ये पद जो है वह स्त्रीलिंग का है, इसलिए स्त्रीलिंग का होने के कारण इसका जो विग्रह होगा वह द्विजाय इयम होगा। क्या होगा? द्विजाय इयम। या फिर पूछ ले द्विजार्थम पदस्य लौकिक विग्रह किम, तो उसमें ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो द्विजार्थम पद कौन से लिंग का है? ये नपुंसक लिंग का शब्द है। कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग में जो सर्वनाम शब्द होता है वह इदम का प्रयोग होता है, तो इसका जो विच्छेद विग्रह होगा वह होगा द्विजाय इदम। ठीक है, अगर द्विजार्थ पद आता है तो इसका जो विग्रह होगा तो द्विजाय अयम। अयम जो है वह पुल्लिंग का है, इयम स्त्रीलिंग का है, इदम है वह नपुंसक लिंग का है। घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले, द्विजाय इयम पदस्य या विग्रहस्य सामासिक पदः किम? क्लियर? द्विजाय इयम पद लौकिक विग्रहस्य सामासिक पदः किम, ये प्रश्न पूछ ले। उत्तर में ऑप्शन में द्विजार्थ, द्विजार्था, द्विजार्थम, चौथा ऑप्शन है न कोपी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कि द्विजाय इयम अर्थात यहां पर स्त्रीलिंग का अव्यय, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर जो समस्त पद बनेगा वह भी स्त्रीलिंग का ही बनेगा और वह शब्द बनेगा द्विजार्था बनेगा। क्लियर? चीजें क्लियर हो गई? द्विजाय अयम ये पूछ ले, इसका समस्त पद क्या बनेगा? तो यहां पर जो है वह पुल्लिंग है, तो उससे बनने वाला समस्त पद भी पुल्लिंग का ही होगा। यहां स्त्री, यहां नपुंसक लिंग है तो इसके द्वारा समस्त पद बनने वाला भी नपुंसक लिंग में ही होगा। ये सूत्र जो है ये वार्तिक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कहां पर कंफ्यूज होंगे वो मैंने चीज यहां पर क्लियर कर दी। दोनों कंडीशनें हैं, दोनों कंडीशनों में कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलिए, तो ये तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है उसको हमने आज की क्लास में देखा। अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे, अगले समास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।